जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर से 2012 का क्वेश्चन बैंक है या क्लास 10 का 21 नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है या 21 नंबर से आज हम लोग देखेंगे। 20 नंबर तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं पिछला क्लास कर लेंगे। आज 21 नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। 9th में अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका, यहाँ पर क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका पढ़े हैं। तो यहाँ पर दिया भी गया है क्लास 9 का अवर्गीकृत आंकड़ा। तो पहले दिया गया है क्या सब 18 है, 13 है, 18 है, 13 है, 17 है, 12, 16, 19। इसका आप लोगों को कहा है कि ये अवर्गीकृत आंकड़ा में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो ध्यान दीजिए, जब भी अवर्गीकृत आंकड़ा में दिया रहे क्वेश्चन तो सबसे पहले हम लोग इसको घटते या फिर बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। किस क्रम में सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में। ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा देते हैं, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाने का नियम है कि सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया उसमें सबसे छोटा वाला संख्या पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 12 है, तो पहले 12 को लिखेंगे, फिर 13 को, फिर 16, फिर 17, फिर 18 और अगला लास्ट है 19। ठीक ना। तो ये बढ़ते क्रम में सजा दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्यिका निकालने के लिए देखेंगे कि है क्या कोई इस प्रेक्षण। तो ध्यान दीजिए, तो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर लिख देंगे 6। n बराबर क्या लिख देंगे 6। 6 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। सम संख्या। तो जब भी प्रेक्षण की संख्या सम में आ जाए, किसमें आ जाए, सम में आ जाए, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है 1/2 into n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। इस पे बैठा देंगे। ध्यान दीजिए 1/2 रहेगा। n का वैल्यू आपको 6 दिया गया है, तो 6/2 पद प्लस 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, n/2 प्लस 1 पद। आगे ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद, और प्लस n/2 यानी 6/2 3 प्लस 1 चौथा पद। कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद। ध्यान दीजिए, तो 1/2 तीसरा पद कितना दिया गया है, तो इसको देख लीजिए बढ़ते क्रम में जब हम सजाए हैं तो इसमें तीसरा नंबर पे कौन है, ये पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपको 16 दिया गया है, प्लस चौथा पद, चौथा नंबर पे कितना दिया गया है, तो 17 दिया गया है, 17 जोड़ लेंगे 1/2, 16 और 17 33 हो जाएगा। तो 33 में 2 से डिवाइड करने पर 16.5 निकलेगा, जो आपका माध्यिका होगा। ये आपका क्या है, माध्यिका। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ये क्लास 9 का ही सवाल था। क्लास 10 में वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है।
ठीक ना। ये किस पे सवाल था? अवर्गीकृत आंकड़ा पर सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ध्यान दीजिए ये 21। अगला 22 नंबर है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। आप लोग पढ़े किए होंगे कि 8.2 से पहले आपको एक चार्ट में आपको सबका वैल्यू याद करवाया गया होगा। तो ध्यान दीजिए 2 tan 45 डिग्री का कितना मान होता है? 1 होता है। तो tan 45 का मान यहाँ पे 1 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पे सब में डिग्री लगेगा, इसका मान √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री का भी मान क्या होता है? √3/2 होता है। इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर और माइनस हो रहा है √3/2 का स्क्वायर, सेम चीज घट रहा है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। यहाँ पे सेम चीज क्या हो गया? खत्म। तो बचेगा क्या? 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए 23 नंबर। 23 नंबर बोला गया है कि बिंदु 4 5 तथा -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का यह क्वेश्चन है। पहला बिंदु है 4 5, दूसरा है -3 2। मान लीजिए, माना कि बिंदु A = 4 5 B = -3 2। ये क्वेश्चन है, आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो निकाल के रखिएगा तो बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक ना। चलिए, इसका बोला गया दूरी निकालने के लिए, क्या निकालना है? इसका दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसका? तो A और B का। मान लीजिए A यहाँ पे है आपका, B बिंदु यहाँ पर है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? यही दूरी आपको क्या करना है? निकालना है। A से B तक का दूरी निकालना है, जिसमें A का निर्देशांक आपको दे रखा है 4 5 और B का भी निर्देशांक आपको दे रखा है 3 2 -3 2। ठीक है, अब आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला, दूरी बराबर पढ़े होंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छे की बात है, याद नहीं है तो याद करना है। आगे ध्यान दीजिए, अब ये x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। ध्यान दीजिए, ये जो पहला बिंदु A है इसके निर्देशांक को हम लोग, इसका निर्देशांक 4 5 है, पहला निर्देशांक को हम लोग x1 कहते हैं, दूसरा जो 5 है इसको हम y1 कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपका पहला जो दूसरा, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, तो इसीलिए हम लोग इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। ठीक है, इससे स्पष्ट आपको हो गया x1 का वैल्यू आपको 4, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू 2। तो अब ध्यान दीजिए, x2 - x1 हो रहा है, क्या हो रहा है? x2 - x1। तो x2 की जगह पे क्या है? x2 की जगह पे -3 है, क्या है? -3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3, माइनस है माइनस दे देंगे। y1 है, सॉरी y1 x1 है, x1 कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 2 है,
माइनस y1 कितना है 5 है। ध्यान दीजिए -3 -4 जब दोनों अंक माइनस में ही है तो माइनस में दोनों आता है तो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो -3 -4 -7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है और 5 क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 चूंकि छोटा है 5 से, तो ये 5 में से 2 घटा लेंगे, चिन्ह रखेंगे बड़े वाला का, तो 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका 5 का चिन्ह, 5 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो -3 लिख देंगे, -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर सबको पता है 49, 3 का स्क्वायर 9। अब 49 में कितना होता है तो 9 18 का बाकी 1 4 5, इसका कितना आ गया आंसर √58। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइकिल, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय कर जाती है। ठीक, आगे बोल रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, साइकिल का जो पहिया होता है वो होता किस आकार का है? गोल आकार का होता है, वृत्ताकार का होता है। किस आकार का होता है? वृत्ताकार का। बना देते हैं पहले। ये आपका साइकिल का पहिया हो गया। क्या हो गया? ये साइकिल का पहिया। इस साइकिल जो है 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। पहिया क्या करता है? 5000 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर ये पहिया लगाता है? 5000 चक्कर में यह 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। 5000 चक्कर में। देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 24। 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। दिया है 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूरी तय करती है। 5000 चक्करों में यह 11 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो पहिए का व्यास बतलाना है। ध्यान दीजिए आप लोग, पहिए का व्यास आप लोग नाम सुने होंगे। वृत्त का व्यास होता है, यहाँ पूछा है पहिए का व्यास। पहिया है एक्चुअली में क्या? वृत्त के आकार का है, इसीलिए वृत्त का व्यास ही आपका पहिया का व्यास होगा। बीच में क्या होता है सबको पता है। व्यास क्या होता है? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता हो उसको व्यास कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या हो गया आपका? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। यहाँ पे केंद्र है, इसको ओ से दर्शा देते हैं। आइए आपका क्या हो गया? व्यास हो गया ए से बी तक। यही एक्चुअली में निकालना है, ए से बी का दूरी निकालना है, व्यास निकालना है। ठीक ना? तो व्यास तब निकलेगा जब आपको इसका त्रिज्या पता हो। त्रिज्या और व्यास में एक संबंध आपको पता होगा कि त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा अर्थात d/2 होता है। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने का प्रयास करेंगे? त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कहा है कि 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम लोग निकालेंगे पहले कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। क्योंकि एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वही वृत्त का क्या होगा? परिधि होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है? यही चारों बगली, चारों कोण क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है। ये जो लंबाई यहाँ से मान लीजिए नापना शुरू कीजिएगा, यहाँ एक बार पूरा नाप लीजिए, जो हुआ वह वृत्त का क्या होता है? परिधि होता है। तो
इतना बार एक बार घूमेगा तो एक चक्कर तय करेगा, तो एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वही एक्चुअली में वृत्त का क्या होगा, परिधि होगा। और जब परिधि निकलेगा तो आराम से आप पूरा त्रिज्या निकाल लीजिएगा, त्रिज्या से फिर व्यास निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो ये 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर तय करता है। तो इसलिए एक चक्कर में यह कितना दूरी तय करेगा, तो कुल दूरी बटे कुल चक्कर, कुल दूरी कितना है 11 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में दिया है, इसमें अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो इसको मीटर में बदल देना है 1000 से गुना करके। नीचा क्या लेंगे 5000 कुल चक्कर है, तो 5000 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो 3 0 3 0 समा बचा कितना, एक चक्कर में 11/5 मीटर दूरी तय करेगा। आगे कर दीजिए, एक चक्कर में 11/5 मीटर हो गया। तो एक चक्कर एक्चुअली में क्या है, तो एक चक्कर जो ये लगाएगा, एक चक्कर वृत्त की परिधि है। एक चक्कर क्या है, एक चक्कर यानी वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना है 11/5 है। वृत्त की परिधि कितना है 11/5 है। तो वृत्त की परिधि बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े हैं 2πr, 2πr बराबर 11/5। तो 2 का वैल्यू आपको पता है 2 ही होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, r आपको पता नहीं है, बराबर 11/5। ध्यान दीजिए, जो नीचा है उधर जाने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में गुना होगा, और जो ऊपर है वो नीचा आएगा, या फिर यहाँ 7 भाग दे रहा है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 11 में किससे गुना, 7 से गुना, नीचा 5 है, और इस सब ऊपर में गुना हो रहा है r के साथ, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 गुना 22, 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया। तो ध्यान दीजिए, अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, r बराबर कितना हो गया 7/5 दूनी 10 दूनी 20, 7/20। ध्यान दीजिए, इतना क्या आ गया, मीटर निकल गया। अब इतना मीटर आपका ये त्रिज्या निकला है, क्या निकला है त्रिज्या। एक्चुअली में निकालना क्या है, तो व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, तो व्यास d बराबर आप लोग पढ़े हैं 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r। तो d बराबर क्या हो गया 2 गुना r का वैल्यू 7/20 कट गया 10। तो d बराबर क्या आ गया 7/10। ये आपका व्यास निकल गया। ये मीटर में निकला हुआ है, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 से क्या कर देंगे गुना। तो d बराबर क्या हो गया 1 0 1 0 खत्म, 70 सेंटीमीटर आपका व्यास हो गया। ये आपका पूरा आंसर रहा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 44 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहा एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब परिधि आपको 44 दिया है। क्या दिया है, दिया है परिधि, परिधि आपको 44 दे के रखा है, ठीक ना। 44 आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिखा देंगे। चलिए, तो एक वृत्त का परिधि है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त रहा। वृत्त का परिधि दे दिया है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि अभी हम तुरंत बतलाए हैं। परिधि किसे कहा जाता है बच्चों, अभी तुरंत हम लोग परिधि बतलाए हैं। तो परिधि बताए थे इसके चारों बगल की जो लंबाई होता है वही क्या होता है, परिधि होता है।
तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो वृत्त है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या, तो वृत्त को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए आप, 4 भाग में डिवाइड कर दिए। इसका एक भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी क्या है, चतुर्थांश है। तो एक वृत्त में कितने चतुर्थांश हो गए, 4 चतुर्थांश हो गए। अब यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, इसको मान लेते हैं ओ। आपको क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको व्यास के जैसा लग रहा होगा, केंद्र से जो होके जाता है क्या होता है, व्यास। तो व्यास का दो लंबवत व्यास जब खींचते हैं तो उससे क्या होता है, वृत्त 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पर एंगल कितना का बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ध्यान दीजिए। इसी का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल। मान लीजिए यही चतुर्थांश है, ये देखिए लगा देते हैं हम लोग, इसको लगा दिए। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चतुर्थांश जो है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहिए, या फिर इसको त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो उसमें किसका जरूरत पड़ता है, तो थीटा का जरूरत पड़ता है। थीटा का मान आपको पता है 90 डिग्री है। θ/360 पाई का वैल्यू पता है, r स्क्वायर, r का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे r क्या है, तो r एक्चुअली त्रिज्या होता है। r क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि दिया आपको किसका वैल्यू है, परिधि का। परिधि आपको दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है। तो परिधि के मदद से हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, इसके मदद से अब त्रिज्या निकल जाएगा। 2 2 होता है 22/7 हो गया, r 44। तो r बराबर कितना हो गया, 44 × 7/2 × 22। तो 22 × 44 2 2 गंगा जी नहाने, तो बचा कितना, 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आपको त्रिज्या निकल गया। अब आप लोग निकाल सकते हैं, अभी तुरंत फार्मूला हम लोग बताए कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अभी हम लोग बताए θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 90/360 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 है, तो 7 स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज 2 बार गुना होना। तो r का स्क्वायर है, तो r क्या बार गुना हो रहा है, तो r का वैल्यू 7 है, तो 7 को भी क्या बार गुना करेंगे, 2 बार। 7 × 7। अब आप कटा लीजिए, 7 7 खत्म, 0 0 खत्म, 9 से 36 4 बार में कट गया, 4 2 बार में यहाँ 11 हो जाएगा। आगे और कटने वाला कोई है, तो कटने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिए। 11 को 7 से गुणा कर देंगे, 77, नीचा आपको बच जाएगा 2। तो ये 77/2 क्या हो गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। चूंकि यह परिधि सेंटीमीटर में दिया था, तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दो त्रिभुज इसमें है। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज बना लेंगे। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये आपका ये रहा ABC, और दूसरा त्रिभुज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं।
पी क्यू आर। इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कहा है कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको m हो गया और इसका ऊंचाई यहाँ n पे है तो इसका ऊंचाई pn और इसका ऊंचाई am हो गया। इसका ऊंचाई आपको दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर, पहले त्रिभुज की ऊंचाई। ध्यान दीजिए, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है आपको समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दिया है दो समरूप त्रिभुज ए बी, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, ये आपको दे रखा है। पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 नहीं, ये तो क्षेत्रफल है, ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। ठीक, आप लोग अगर छठा अध्याय को अच्छे से प्रमेय को पढ़े होंगे तो एक प्रमेय में आपको कहा गया होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज की संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा इसकी संगत ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई एन, इस त्रिभुज की ऊंचाई पीएन, तो एन का स्क्वायर बटे एम, क्या है एम है, एम का स्क्वायर बटे टीएन का स्क्वायर। ये आप लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं पहले से, तो ध्यान दीजिए। अगर ये प्रमेय याद है तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इस पर सिर्फ बैठा देना है। अब क्या बैठाना है इस पर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 36, तो आप लोग 36 रख देंगे। एरिया ऑफ पी क्यू आर का क्षेत्रफल 81 दिया है तो 81 रख देंगे। एम आपको दिया है 4.8 तो 4.8 रख दिए, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर पीएन है तो पीएन आपको नहीं दिया है, यही तो निकालना है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ही निकालना है। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, पीएन है, इसका स्क्वायर। ठीक, तो आगे ध्यान दीजिए, ये दोनों का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36/81 बराबर 4.8/pn का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो √136/81 = 4.8/4
Pn। तो अब इसका वर्गमूल तो आपको पता है, 36 का 6 होता है, 81 का 9 होता है, 4.8 Pn। कोना कोनी गुना कर लेंगे वर्गगुणन नियम से। Pn बराबर हो जाएगा आपको 4.8 गुना, इधर ये 9 भाग है, इधर आ गया तो बराबर इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, गुना में, और इधर ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2.4। तो Pn इक्वल आपको आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका किसकी ऊंचाई हो गई, Pn की ऊंचाई हो गई। Pn की ऊंचाई कितना हो गई, 2.4 सेंटीमीटर। चलिए सॉरी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 भी है बचा हुआ, तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे, गुना। तो गुना हो जाने के बाद Pn बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 तिया 12 के 2 बाकी 1.3 दूनी 6, 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है तो इसकी ऊंचाई 4.8 है। हाँ, इसकी क्षेत्रफल जब 81 है तो इसकी ऊंचाई 2.4 कैसे हो सकता था, इसीलिए जब भी होगा तो 4.8 से बड़ा होगा, तो 4.8 से बड़ा हो गया, 7.2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगला है 27 नंबर। पढ़िए, 27 नंबर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। 1 4 7 10 डैश डैश के 18वें पद 18वें पद का मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, 18वें आपको पता है हम लोग जिसमें वन लग जाए वो एक्चुअली में n का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है। आप ये हो गया a1, ये a2, अब a3 और ये a4। तो सबसे पहले ये a3 का सवाल है, आपको पता चल ही रहा है, ध्यान दीजिए। तो d इसमें सबसे पहले निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1 आप लोग पढ़े हैं। a2 का मान 4 माइनस 1, 4 में से 1 क्या 3, आपको d का वैल्यू निकल गया। अब 18वें पद पे कौन बैठेगा, जैसे पहला पद पे 1 बैठा है, दूसरा पद पे 4 बैठा है, तीसरा पद पे 7 है, इसी प्रकार 18वें पद पे कौन बैठेगा, यानी an आपको कहाँ निकालने के लिए, क्या कहाँ निकालने के लिए, an। तो an बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। तो n का वैल्यू आपको 18 पता है, a का वैल्यू पता है, a एक्चुअली क्या है, a1 है, d क्या होगा, a2 माइनस a1 3 है आपका। तो a 18 बराबर आपको a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 3। तो a 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 17 गुना 3, तो 1 प्लस 17 दूनी 34 17 दिया 51, 52 हो गया आपका। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52। एन का वैल्यू क्या निकल गया, 52। तो पहला पद पे 1 बैठा, दूसरा पद पे 4, तीसरा पद पे 7, इसी प्रकार 18वां पद में कौन बैठेगा, तो 52 बैठेगा। कौन बैठेगा, 52 बैठेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 34 के 2 शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। देखिए 4 घात वाले ये बहुपद दे रखा है, इसमें से 2 शून्य दिया है और 2 शून्य पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इतना स्पेस में ये हटने वाला
नहीं है। तो इसको हम साफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन लिख लिए थोड़ा सा। एक बहुपद दिया गया है, 4 घात वाला बहुपद दिया गया है। आपको इसमें से 2 शून्यक आपको दे रखा है, कहा है अगला 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। आप सबको पता है कि 4 घात वाला जो बहुपद है उसका 4 शून्यक होता है, और 2 घात वाला जो बहुपद होता है उसका 2 शून्यक। तो 2 शून्यक दिया गया है, तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 घात वाला बहुपद निकाल लेंगे। 2 शून्यक के मदद से क्या करेंगे, 2 घात वाला बहुपद निकालेंगे। फिर 2 घात वाला जो बहुपद होगा उसे 4 घात वाले बहुपद में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड यानी भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल निकलेगा वह 2 घात वाला निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 घात वाले बहुपद में 4 घात वाले बहुपद में 2 घात वाले बहुपद से भाग देते हैं, तो आगे जो उधर निकलता है वो 2 घात वाले बहुपद निकलता है। अगर हम लोग 4 घात वाले में 3 घात वाले से भाग देंगे तो उधर 1 घात वाला निकलेगा। 4 घात वाले में 1 घात वाले से भाग देंगे तो उधर 3 घात वाला निकलेगा। तो 2 घात वाला बहुपद में 2 शून्य दिया है, 2 घात वाले बहुपद पहले बनाएंगे, फिर उससे हम लोग भाग देंगे इसमें। तो ध्यान दीजिए बहुपद कैसे बनाया जाता है। तो 2 शून्य आपको दिया है, सपोज समझ लीजिए कि आपको अल्फा बराबर दिया है 2 प्लस माइनस √3 सॉरी प्लस माइनस √3 जो है ये शून्य का आपका क्या है, शून्य 2 प्लस माइनस √3। इसमें आप लोग अल्फा बराबर 2 प्लस √3 लिख लेंगे और बीटा बराबर 2 माइनस √3 लिख लेंगे। अब बहुपद बनाने का फार्मूला, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 घात वाला बहुपद बनेगा, तो 2 घात वाला बहुपद बनाने का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर बैठा दीजिए अल्फा और बीटा का वैल्यू, आपको 2 घात वाला बहुपद बन के आ जाएगा। तो x² रहेगा माइनस अल्फा का वैल्यू 2 प्लस √3 बीटा का वैल्यू 2 सॉरी प्लस है, प्लस देंगे बीटा 2 प्लस √3 नहीं माइनस है, माइनस x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 2 प्लस √3 और इंटू बीटा है तो गुना में 2 माइनस √3। चलिए ध्यान दीजिए, x² माइनस, यहाँ देखिए माइनस में √3 प्लस में √3 खत्म, 2 2 4x। अब यहाँ पे देखिए a प्लस b a माइनस b के रूप में है, इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो यहाँ a यहाँ b, तो a प्लस b a माइनस b। आप लोग फार्मूला एगो पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। सेम इस रूप में यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b² हो जाएगा, प्लस में a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो x² माइनस 4x 2 का स्क्वायर 4 में से 3 चल जाएगा तो बचेगा 1, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से कंप्लीट 3 हो जाएगा इसका, तो 4 में से 1 बच गया। अब ये जो आपका निकला बहुपद 2 घात वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम घात कितना है 2 है, और इसमें x का मैक्सिमम घात कितना है 4 है। तो अब इस बहुपद से 2 घात वाले बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ध्यान दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम कर सकते हैं इसको, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे। चलिए ध्यान दीजिए,
भाग देने के लिए आप लोग क्लास 9 में भी सीखे हैं, क्लास 10 में तो सीखने किए हैं, फिर आप लोग तभी तो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं। आप इसका मतलब क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मतलब है कि आप पूरा मैथमेटिक्स को पहले पढ़ चुके हैं, तब जाके क्वेश्चन बैंक पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लिए होंगे तो जरूर ही भाग देने के लिए सीखे होंगे, तो ध्यान दीजिए। तो x का पावर 4 है, इसमें x स्क्वायर से पहले भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, x स्क्वायर बार में लगेगा। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x टू द पावर 4, x स्क्वायर को -4x से गुना करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब प्लस 1 से जब x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। आपको पता है कि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, कट गया ये 6x क्यूब में 4x क्यूब चला जाएगा, माइनस में 2x क्यूब बचेगा और यहाँ पर 26x क्यूब x स्क्वायर माइनस में ये भी तो माइनस 27x स्क्वायर, यहाँ जो भी बचा है उसको उतार लेंगे 138x माइनस 35। चलिए अब क्या करेंगे, अब x स्क्वायर से फिर इसमें भाग देंगे तो -2x बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा -2x। तो -2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो -2x क्यूब, -2x को 4x से गुना करेंगे तो प्लस का 8x स्क्वायर, अब -2x को +1 से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब ये खत्म हो गया, माइनस का 27x और माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर। ठीक, आगे यहाँ पर बच जाएगा आपको, दोनों प्लस में ही है तो ये छूट जाएगा, 38 2 40 हो जाता है तो 140x माइनस 35 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको ये x से x स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या -35 यहाँ पे, तो -35 गुना x स्क्वायर -35x स्क्वायर -35 गुना -4x, तो x तो रहेगा, अब 35 गुना 4 हो जाएगा 20, बाकी 2 4 दूने 4 3 12 12 2 14 140, इस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। चलिए +1 -35 माइनस का 35, प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में, आपका ये खत्म हो गया, ये प्लस में 140 माइनस में 140 ये भी खत्म, -35 + 35 ये भी खत्म आपका, यानी शेषफल क्या आ गया 0। अब जो भागफल बच रहा है इसको आप इसका शून्य निकाल लीजिए, 2 शून्य, अब ये 2 घात वाला बहुपद जो निकला, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ध्यान दीजिए, भाज्य आपको क्या है, तो भाज्य ये बीच वाला भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जितना मानने लगता है वो भागफल होता है, और जो नीचा बचता है वो शेषफल होता है। शेषफल यहाँ पे 0 है, भाज्य आपका ये रहा 4 घात वाला बहुपद, भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, तो चलिए लिखते जाते हैं हम लोग। तो भाज्य क्या है, x टू द पावर 4 -6x क्यूब -26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इक्वल, भाजक क्या है, तो x स्क्वायर -4x प्लस 1 इनटू गुना में क्या है, भागफल कितना है, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। अब इसका क्या करेंगे, इसका तो 2 शून्य पता ही है, शून्य कैसे तो ये बना है, ठीक ना, तो इसका पता है 2 शून्य, अगला 2 शून्य पता करना था, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब शून्य निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे, अब शून्य निकाल देंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 35 का शून्य निकालने के लिए करोगे कि बीच वाला को दो भाग में बांटा जाता है। जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला होना चाहिए, गुना करने के बाद दोनों साइड वाला होना चाहिए, यानी इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। AC का गुणनफल कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 35 एक्स स्क्वायर होना चाहिए और बीच में कितना होना चाहिए? जोड़ने घटाने के बाद माइनस 2x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 और 5 में तोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x रख लेते हैं, प्लस में 5x रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 7x प्लस 5x। तो माइनस 7 प्लस 5 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 2x। और गुना करेंगे 7 बचे 35 x गुना x, 35 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 35 है। अब इसमें क्या करेंगे? पहले दो वाले में कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 7, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 7 इक्वल में 0। तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7, दोनों में क्या है? एक्स माइनस 7 कॉमन लिया, एक्स प्लस 5 बच गया इक्वल में 0। तो इसका दो शून्य क्या हो जाएगा? तो पहला शून्य x प्लस अगर 5 रहते हैं, इसको उधर भेजते हैं तो बराबर में 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया? तो -5 निकल गया। अगला अगर हम इसको उधर भेजते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इक्वल 0, x इक्वल 7। तो शून्य हो गया आपका, शून्य आपका आ गया -5, 7। चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है? विवेचक। तो 5x स्क्वायर माइनस 4x, ध्यान दीजिए 29 नंबर ये है, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0 का विवेचक। विवेचक किसको बोलते हैं? तो विवेचक d को कहा जाता है। विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं। तो इसमें क्या करना है? d का वैल्यू निकाल देना। तो d बराबर आप लोग पढ़े हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग a का a जो होता है वो x स्क्वायर के जो गुणांक होता है वो a, x के जो गुणांक होते हैं उसको b कहते हैं, और जिसमें कोई चर नहीं लगा रहता है उसको हम लोग c कहते हैं। तो b का वैल्यू -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -5 जब 20 दूने 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपको 40 में से 16 घट जाएगा तो 24, माइनस में 24 आ जाएगा डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू क्या हो गया? -24 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 9 का हल समुच्चय लिखें। x स्क्वायर इक्वल 9, 30 नंबर क्वेश्चन है। x स्क्वायर इक्वल 9 है, इसका बोला गया है हल का समुच्चय ज्ञात करना है। तो समुच्चय ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? x को निकाल देंगे, यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 9। तो x बराबर 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन रूट से बाहर निकल जाए तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। x का हो गया, यहाँ पे एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार -3 ले लेंगे। यही आपका क्या क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।